नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम मनी मैटर्स में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। नाज़रीन, अगर हम अपने मॉनेटरी इकोसिस्टम पर नज़र दौड़ाएं तो हमें समझ आता है कि हमारा जो ये इकोसिस्टम आज बना हुआ है, जो हमारी आंखों के सामने है, ऑपरेट हुआ नज़र आता है, ये एवोल्यूशन के मनाजिल तय करके यहाँ पहुँचा है। हालात की ज़रूरत क्या रही है, मॉनेटरी सिस्टम को कैसे फ्यूचरिस्टिक बनाया गया है, ये सारी चीज़ें तब्दीलियाँ लाती गई हैं हमारे सिस्टम में। अगर हम शुरुआत अपने इस सिलसिले की यहाँ से करें समझने की, एक बाटर सिस्टम हुआ करता था जहाँ चीज़ों की खरीदो फरोख्त हुआ करती थी, या एक्सचेंज जिसे हम कहें, वहाँ से ये चलता हुआ आया। फिर सोना, चांदी या कोई और मेटालिक चीज़ जो है एक करेंसी इख्तियार कर गई। उसके बाद पैसा या जो ये हार्ड कैश जिसे हम कहते हैं, ये वजूद में आया। उसके बाद पैसे ने भी बहुत सारी शक्लें अपनी बदली हैं। प्लास्टिक मनी आ गया है, फिर डिजिटल करेंसीज आ गई हैं, और आज जो अब दौर है, इसके जो तकाज़े हैं, ये गालिबन हमसे या सिस्टम से कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अब इन चीज़ों को बदल के कुछ और होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदाद शुमार के मुताबिक जो है, इस वक्त भी हिंदुस्तान में, या आप पिछले साल के आखिर तक माने कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं या हुई थी, उनमें से अक्सरियत जो है करीबन 70 या 80% के करीब जो है वो डिजिटली हुई हैं। और इस डिजिटल को आप इस वक्त के लिए तो ज़रा जेनरिक सेंस में लें। ये आपके पेटीएम की ट्रांजैक्शंस हैं, ये आपके बैंक टू बैंक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी जो प्लेटफॉर्म आपके हैं। ये आपके जो जब मैं डिजिटल कहता हूं तो आप काइंडली इसे डिजिटल करेंसीज जैसे बिटकॉइन, एथेरियम, उनकी तरफ ना लें। लेकिन आज जो हम बिलखुसूस बात करने जा रहे हैं वो एक सॉवरेन डिजिटल करेंसी, जो कि ई रुपी या EINR, जिसे CBDC भी कहा जाता है, जो हम अपने मेहमानान से जिसके बारे में डिटेल सुनेंगे, जो पिछले साल नवंबर में RBI ने एक पायलट के तहत शुरू किया था। आज हम इसके ज़रा नशेब फराज जानेंगे कि एक ये क्यों इजरा की गई है, क्या इसकी कोई ज़रूरत है हमारे सिस्टम में। दूसरी ये चीज़, ये ऑपरेट कैसे करेगी, और जो हमारे पास कैश है क्या ये इसका मुतबादिल है, और उसका मुतबादिल होकर क्या ये वो सारी फैसिलिटीज़ देगा जो हमारे कैश दे रहा है। तीसरी चीज़ ये कि ये फ़ायदेमंद है, किसके लिए फ़ायदेमंद है और कितनी फ़ायदेमंद है। चौथी चीज़ ये, क्या दुनिया में इससे पहले ऐसे पायलट्स या ऐसी टेस्टिंग या करेंसीज हुई हैं और उनका अंजाम क्या हुआ है, ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे मेहमानान से। उनका मैं तारुफ करा दूं। मेरे बाएं जानिब बैठे हैं इनामुल हक साहब। इनामुल हक साहब सहाफ़ी हैं, मुतअद्दिद तहरीरें हैं इनकी बिज़नेस, इकनॉमिक्स और फिनेंस के हवाले से। उनके बाएं जानिब बैठे हैं एजाज साहब। एजाज साहब एक दकीक इकनॉमिक एनालिस्ट हैं, खासी गहरी नज़र है उनकी इकनॉमिक्स और बिज़नेस पे। एजाज साहब, आपसे शुरू करूंगा। बुनियादी सवाल जो उठता है ये सुनने के बाद कि RBI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिजिटल करेंसी शुरू की है। हमने इससे पहले मनी मैटर्स में ही डिजिटल करेंसीज या डिजिटल एसेट्स के बारे में बात की थी, जहां हमने बिटकॉइन वगैरह किया था। तो एक तो ये जानना चाहेंगे उनसे कैसे मुख्तलिफ है। दूसरी चीज़ ये कि जब हम डिजिटल सुनते हैं और हम डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के बारे में सुनते हैं, हम ऑलरेडी हमारे पास हर किसी ऐप का अपना वॉलेट है। हमारे जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो भी ऑलमोस्ट अब डिजिटल ही हैं। UPI का एक बहुत बड़ा हमने देखा है केस स्टडी, एक सक्सेस स्टोरी रही है। तो आप काइंडली हमारे नाजरीन को बता दें कि ये डिजिटल रुपी जो है, CBDC भी बताइएगा इसे क्यों कहते हैं और क्या कहते हैं, ये इन दोनों से मुख्तलिफ कैसे, प्लीज़। पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मनी और करेंसी ये दो अलग अलग चीज़ें होंगी। अगर हम मनी की बात करेंगे तो मैं सिंपल एग्जांपल लूँगा। अगर आप गोल्ड यहाँ पे करेंगे यूज, आप एक्सचेंज कर सकते हैं उसमें भी चीजें, यू कैन बाय एंड सेल। इवन अगर आप अफ्रीका भी जाएंगे, आप यूरोप जाएंगे, गोल्ड से आप चीजें करो। गोल्ड इज मनी बट इट्स नॉट ए लीगल टेंडर इन इंडिया, करेंसी नहीं है। तो हिंदुस्तान की सरकार ने लीगल टेंडर का जो दर्जा दिया है वो रुपी को दिया। तो अभी तक ई रुपी आने से पहले अभी तक जो सिस्टम था जिसके थ्रू रुपया आपके और मेरे पास आता था या तमाम इकोनॉमी में सर्कुलेट होता था, वो बैंकिंग सिस्टम था। मीन्स RBI के अंडर बैंक्स आते हो और बैंक्स के थ्रू लोगों के पास पैसा आता है। सो देयर इज नो अदर वे कि करेंसी क्रिएट हो सकती है। वो फिजिकल फॉर्म में हो, आपके पास जो नोट होते हैं, या वो डिजिटल फॉर्म है जो आपके अकाउंट में नंबर्स होते हैं कि आपने अपना कोई भी बैंक अकाउंट खोला, उसमें आपके लेट से 50,000 रुपए है, वो 50,000 एक नंबर है। वो नंबर भी करेंसी ही है, वो भी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही आती है। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है।
आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। अपना कर्तव्य निभाएं, समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं। अपने सम्मान के लिए भी और राष्ट्र निर्माण के लिए भी आपके एडवांस टैक्स से देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है। महिलाएं अपने सपनों को नया आकाश दे रही हैं। कृषि टेक्नोलॉजी, अस्पताल, सड़कों और पुलों का निर्माण हमारी प्रगति को नई गति दे रहे हैं। आपका कर देश के विकास को सुनिश्चित करता है। अपना एडवांस टैक्स पे एज यू अर्न के आधार पर जमा कराएं। एडवांस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है। कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति जिनकी कर देयता टीडीएस, टीसीएस कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 मार्च 2023 तक अपने अग्रिम कर की किश्त अदा करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे फिक्र मत कीजिए, एहतियात बरतेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए इधर, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, महफूज और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। लेकिन आजकल के दौर में अगर देखें तो आपने देखा होगा पिछले 10-12 साल में एक नई फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में या इसमें आई, इंस्ट्रूमेंट्स में, पेमेंट मेथड्स में, जिसको हम क्रिप्टो करेंसीज का नाम देते हैं। राइट। तो उस सिस्टम ने क्या किया? उस सिस्टम ने डायरेक्टली चैलेंज किया जो कंट्रीज का जो फिएट करेंसी का सिस्टम, जैसे यूरोपियन यूनियन यूरो इशू करती है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर इशू करता है, तो ये सारे सिस्टम्स को डायरेक्टली चैलेंज किया। उन्होंने एक पैरेलल सिस्टम खड़ा किया कि आप जी वैल्यूज एक्सचेंज कर सकते हैं यूजिंग ए डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी विच विल बी बैक्ड बाय अ लेजर। राइट। सो उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। तो मींस एक सिस्टम आया जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बेसिस पे आप करेंसी क्रिएट कर सकते थे, जिसमें आपको सरकार की जरूरत नहीं पड़ती थी। राइट। न तो बैंकिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती थी। उनका मानना यह था कि बैंकिंग सिस्टम में एक आदमी का जो पैसा है डिबेसमेंट के थ्रू, कभी कभी सरकार करेंसी प्रिंट करती है या किसी और तरीके से हमारे जेब में वैल्यू है जो पैसे का उसका कम हो जाता है। राइट। इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं नॉर्मली। लेकिन उसके मुज़र खतरात भी आए सिस्टम में। मुझे खतरात ये आए कि चूंकि इसका कोई बैंक अकाउंट ट्रेस नहीं होता था, लोग इससे बहुत ही गलत तरीके की ट्रांजैक्शन, ड्रग डील्स, वेपन्स, वैसी चीजें करने लगे। राइट। और इंपॉर्टेंटली ये क्योंकि चैलेंज था एग्जिस्टिंग सिस्टम को, तो ये मॉनेटरी डिस्टेबलाइज भी कर सकता था। अगर इस साइज में ग्रो होता, जो कि हो रहा था बड़ी तेजी से, तो सारी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड दे स्टार्टेड कमिंग अप विद देयर ओन क्रिप्टो करेंसीज, लेकिन विच विल बी बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। उनको बोला गया सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी, CBDC। तो अभी अगर हम बात करें, जो परसों रिपोर्ट आई बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की, करीब करीब 80% सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर वर्किंग और हैव ईदर इशूड और वर्किंग ऑन देयर दी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। जैसे चाइना ने डिजिटल युआन निकाला, आपका ब्राजील, बहुत सारी कंट्री, जो भी कंट्रीज है आपके उसमें, जापान है, उन्होंने अपना डिजिटल। तो इंडिया ने भी ये अपॉर्चुनिटी देखी, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 2017 में, जहां पे बोला गया कि जिसको जो ये अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसीज, ये बहुत प्रॉमिसिंग है। राइट। हालांकि ये चैलेंज है, लेकिन क्या हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए? ओके। तो फिर ये प्रोजेक्ट ई-रूपी का वजूद में आया। अब ई-रूपी में, जैसे कि आपने बहुत ही सही पूछा कि अगर हमारे पास ऑलरेडी पैसा बैंक अकाउंट में हम डिजिटली ट्रांसफर कर पाते हैं, तो ये ई-रूपी किस तरीके से वैल्यू एड करता है? जी। अभी अगर हम बात करें नॉर्मल कैश की बात करें, आपने एटीएम से कैश निकाला, आपके पास 10,000 रुपए हैं, इस कैश की जो ये है, ये फ्री हो जाता है बैंकिंग सिस्टम से द मोमेंट इट कम गोज इनटू योर पॉकेट। जब भी आप ये स्पेंड करते हैं, कोई भी वैल्यू एक्सचेंज करें, आप कोई भी चीज खरीदे, फ्रूट्स खरीदे या आप डॉक्टर के पास जाएं, कुछ भी करें, तो इसका एंड यूज में आपको न तो इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, न तो आपको बैंक पे जाने की जरूरत पड़ती है। राइट। तो आपकी एक फ्रीडम आ जाती है, कन्वीनियंस आ जाती है। करेक्ट। ये चीजें डिजिटल चीजों में नहीं थी। आपको एक डिपेंड करना पड़ता था इंटरनेट पे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको डिपेंड होना था बैंक की टेक्नोलॉजी पे। बहुत सारे बैंक्स की कभी कभी ऐप बैठी होती है, कभी कभी इंटरनेट नहीं चलता आपका। राइट। तो आपके पास पैसे होते हुए आप ट्रांजैक्ट नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली। दूसरा चैलेंज। तीसरा चैलेंज इसमें ये था कि आपका जो
पैरेलल वर्ल्ड जो बन रहा है, डिजिटल वर्ल्ड जो बन रहा है, जहां पे एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो रहा है, हमने देखा पिछले 30 साल में कितनी बड़ी इंटरनेट इकोनॉमी बनी है। वहां पे भी एक ऑल्टरनेटिव नहीं था, वहां पे भी वी हैड टू बोरो फ्रॉम द बैंकिंग, ये वाला बैंकिंग सिस्टम, उसको डिजिटाइज करने के लिए। मैं एक एग्जांपल दूंगा छोटी सी, उसके बाद विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीआई है जी, गूगल पे करते हैं हम, हमारे पास इतना आसान सा, या फोन पे, गूगल पे, जो भी प्लेटफॉर्म है, बहुत ही आसान तरीका है। हमको ये क्यों चाहिए? यूपीआई में मैंने अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जी, द मैसेज विल गो फर्स्ट टू माई अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल मेरा एबीसी बैंक था, आपका XYZ बैंक, वहां से डिडक्ट करना, मेरे में से डिडक्ट होगा, मेरा बैंक आपके बैंक को मैसेज भेजेगा, फिर वो क्रेडिट हो जाएगा। सो देयर इज अ पैरेलल मैकेनिज्म ऑन द बैकड्रॉप, जिसकी वजह से ये एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो पाती है जी। इन केस ऑफ ई रूपी जो पोटेंशियल है कि ई रूपी एक ऐसी करेंसी है जिसको आप खरीद सकते हैं, अपने मोबाइल में रख सकते हैं। स्मार्टफोन जरूरी नहीं है इसमें, कोई भी मोबाइल, इसमें आपको इंटरनेट जरूरी नहीं है। ओके, तो आप ये टोकन्स ले सकते हैं, जैसे कूपन होता है, ये कूपन आपके पास आ जाता है। इस कूपन का वैल्यू मैं आपके फोन में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता हूं, इंटरनेट हो या ना हो। अगर मेरा टेलीकम्युनिकेशन चल रहा है, सिंपल मैं कॉल कर पा रहा हूं, SMS चलता है, ये एक्सचेंज हो सकता है। अभी भी हिंदुस्तान में 20% लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, और अभी भी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पॉपुलेशन कैश यूज करती है। तो ये प्लान है कि उस पॉपुलेशन तक पहुंचा जाए। देखिए, हर एक जगह बैंक ब्रांच पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मोबाइल हर एक जगह है। एग्जैक्टली। सो ये एक तरीका है कि हम जो हिंदुस्तान सरकार का तरीका है कि हम ऐसी जगहों पे पहुंचे जहां पे एक सिंपल मोबाइल फोन, एक बेसिक फंक्शनलिटी वाला मोबाइल फोन, एक कैश का काम इस्तेमाल दे। इसमें आपको डिनोमिनेशंस मिलेंगी, आपको 10 रुपए वाले नोट मिलेंगे इस ई रूपी में, 50 रुपए वाले, एग्जैक्टली वो डिनोमिनेशंस आप परचेज कर सकते हैं, और वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं इमीडिएटली विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट द बैंकिंग सिस्टम। ये एकदम से आपको कैश की सूरत, कैश की फंक्शनैलिटी वाली चीज आपके मोबाइल में आ जाती है। अच्छा साहब, अगर मैं अपने नाजरीन के लिए जरा इसको आसान जुबान में, मुझे जो समझ आया है कि ये जो ई रूपी या इसे CBDC भी आप कहें, ये आपका जो कैश है ये एक डिजिटल फॉर्म में है, इसके लिए आपको बैंक की ज़रूरत नहीं होती है। तो मुझे जो तनख्वाह जो पहले कैश में मिलती थी, फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है, वो अब कूपन्स के ज़रिए में भी इसमें मिलेगी। और बिल्कुल जो मैं कैश से अपनी खरीदो फरोख्त जो भी करना चाहता था, जो बैंकिंग के थ्रू अभी हो रही थी, UPI के थ्रू हो रही थी, वॉलेट्स के थ्रू हो रही थी, अब ये डायरेक्टली फ़ोन टू फ़ोन या कंज्यूमर के लेवल पे या होलसेल के लेवल पे या बैंक के लेवल पे या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की लेवल पे होगा, अगर ये मैं सही समझाऊँ। बिल्कुल। इनाम साहब, आपकी तरफ आता हूं। ये बुनियादी डिस्कशन करने के बाद अगर मुझे जो बात समझ आई है कि इससे एक तो ये चीज़ है कि एक बड़ी उम्दा बात एजाज साहब ने कि जब मेरे पास हार्ड कैश आता था तो एक ऑप्शन मेरे पास ये रहता था उसको खर्च करने का, कि खर्च करने का नहीं, ऐसा चीज़ रहता था कि उस पर किसी की मॉनिटरिंग नहीं रहती थी कि ये पैसा कहाँ खर्च हो। अब अगर मेरे पास डिजिटल करेंसी है तो इसकी मॉनिटरिंग तो 100% है, क्योंकि ये मैंने करना ही एक बैकएंड के थ्रू है, जो कोई सिस्टम और देख रहा है। तो क्या ये इसका एक डिसएडवांटेज है या एडवांटेज है? और इस सवाल के साथ हमें प्लीज समझाइएगा हमारे नाजरीन को कि ये जो एजाज हमने बखूबी बता दिया कि ये सारी चीजें होंगी, ये होंगी कैसे? हाउ डज इट ऑपरेट एट योर एंड माई लेवल? जी देखिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की जब हम बात करते हैं तो सिस्टम के लिए मोस्टली एडवांटेज है कि आपने पैसा बहुत सारे, जब आप कहते हैं गवर्नमेंट बैंक्स जो रेगुलेटर है, जो रेगुलेटर्स है जो पैसा सर्कुलेट करते हैं उनके लिए, क्योंकि क्या होता है कि यू लीव ए ट्रायल बिहाइंड, ट्रेल आप छोड़ते हैं। आपने किसी को ट्रांजैक्शन दिया तो जब आप करते हैं कोई ट्रांजैक्शन तो लॉन्ड्रिंग जैसी दूसरी चीजें या ब्लैक वेब का जो मसला है या दूसरी चीजें हैं, उसका बहुत ज्यादा इसमें तदारुक हो जाता है। तो दैट वे ये है। लेकिन एक बात है कि प्रोबेबली इसमें जिस पे भी डिस्कशन है कि प्राइवेसी क्या ये इन्फ्रिज करेगी कि नहीं, क्या ये लोगों के पैसे पे मतलब प्राइवेसी का ये मसला हो जाएगा इससे दरपेश। क्योंकि मैं अपनी मर्जी से किसी को मतलब कुछ पैसा अमाउंट देना चाहता हूँ, जस्ट चैरिटी करना चाहता हूँ, कुछ छोटी चीजें जो करना चाहता हूँ, उसका भी एक आपका रिकॉर्ड रहेगा प्रॉपर कि कहाँ गया। उस पे अभी भी, क्योंकि अभी जो यहाँ पे लॉन्च हुई है ये पायलट है, ये पायलट प्रोजेक्ट है, अभी भी बहुत सारी चीजें इसको रिफाइन नहीं किया गया है। पायलट पे देखा जा रहा है कि कौन कौन से इकदाम उठाने की जरूरत, प्राइवेसी के मसले को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो उन चीजों पे अभी काम हो ही रहा है। कि किस तरह से क्या हमें ये देखना है कि जिस तरह से फिजिकल मनी में है कि यू हैव अ लॉट ऑफ प्राइवेसी,
आपने पैसा लिया, फिर किसी को नहीं पता है कि ये कैसे इस्तेमाल करता है, किस चीज है। के लिए कहाँ पर मैंने रखा है जी। लेकिन एक बात है इसमें और ये कि बैंक्स का जो इंटरफेरेंस होता है, आपका जो अदरवाइज डिजिटल पेमेंट्स जिसको यूपीआई या जिसके दूसरे चीजें, वो एक प्रॉपर बैंक्स को, हर किसी बैंक को आपने कहां से निकाला, दूसरे बैंक के अकाउंट में डाला, तो ये एक बैंकिंग सिस्टम में चला जाता था। लेकिन जो ये होगा ई रुपी का ट्रांजैक्शन, ये बैंकिंग सिस्टम में नहीं जाएगा। आपका एक इंडिपेंडेंट वॉलेट है, दूसरे इंडिपेंडेंट वॉलेट से ये इस वॉलेट में जाएगा पैसा। तो अगर मैं बड़ी आसान जुबान में इसको कहूं कि मेरा फोन अब बुनियादी तौर पे कोई 100-200 साल पुराना सिस्टम में, ये मेरी तिजोरी है, मेरा सारा पैसा इसमें है जी। इससे मैं खर्च करने जा रहा हूं, सब्जी लेने जा रहा हूं, दुकान लेने जा रहा हूं, कुछ और खरीदो फरोख्त करने, बिल्कुल सब कुछ यहीं से होना है। तो ट्रांसफर आप खुद करेंगे दूसरे। अभी आप जब क्या करते थे, यूपीआई सिस्टम या अकाउंट ट्रांसफर करते थे, तो आप एक कमांड देते थे, लेकिन ये आपके बैंक के अकाउंट के थ्रू, उस बंदे के बैंक के अकाउंट के थ्रू। अभी आपके पास फॉर एग्जांपल 5,000 रुपया अपने वॉलेट में है जी। तो आप कुछ खरीदना चाहते हैं, आप सब्जी खरीदना चाहते हैं, कोई और चीज, तो जब आप इसमें से पैसे निकालेंगे, दूसरे बंदे के जो सेलर होगा उसके अकाउंट, उसके वॉलेट में डालेंगे, तो बैंक को इस पैसे का कोई इल्म नहीं है ये पैसा कहां से आया, कहां से गया है। लेकिन आप एक ट्रेल छोड़ते हैं, जो बाद में मॉनिटरिंग सिस्टम और दूसरे लोग हैं, जो सेंट्रल बैंक दूसरे, उनके पास रिकॉर्ड एक होगा। लेकिन ये नहीं है कि बैंक्स को पता चलेगा कि आपने पैसा कहां से उठाया और कहां खर्च किया। इनाम साहब, इस पे एक इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज बार बार ये जो मेरी समझ में आता है, काइंडली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है कि अगर इसमें बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट जरूरत नहीं है जो कि मौजूदा सिस्टम में है जी, तो जो हमारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनका तो चलें वो गवर्नमेंट के ही इस काम पे चलते, जो हमारे प्राइवेट बैंक्स थे उनका जो एक लैंडिंग क्रेडिट सिस्टम था, कहीं पे ये उस पे तो असरअंदाज नहीं होगा, बिकॉज नाउ दिस होल कंट्रोल वुड बी टू सेंट्रल। जी, मुझे एक चीज इसमें ज्यादा लगता है, मे बी थोड़ा सा आगे होगा, लेकिन क्या है कि इट इज मोर काइंड ऑफ ए रिप्लेसमेंट टू हार्ड कैश इंस्टेड ऑफ जो बैंकिंग सिस्टम का है। करेक्ट, ओके हाँ, मुझे नहीं लगता है कि उतना ज्यादा वहां पे ये असर करेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब आपका मतलब ये पैसा है, आप एक मतलब मैं एक बंदा हूं, मेरे पास पैसा है, मैं इस वॉलेट में ज्यादा पैसा नहीं प्रेफर करूंगा, मैं उसी तरीके से रखूंगा जितना मैं कैश रखता हूं अपने पास। क्योंकि अगर मैं ये अकाउंट से निकालूंगा, इस वॉलेट में रखूंगा, तो वॉलेट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मेरा पैसा कमाएगा नहीं इस वॉलेट में जिस तरह मेरा बैंक अकाउंट में कमाता है। तो मुझे नहीं लगता है सिस्टम को उतना ज्यादा ये करेगा। लेकिन क्या होता है कि जहां पे आप कैश यूज करते हैं, वहां पे आप कैश नहीं यूज करेंगे, एक वॉलेट यूज करेंगे। उसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है, जो हमारी मॉनिटरिंग एजेंसीज होते हैं, उनके लिए इस पैसे का हिसाब रखना बहुत आसान होगा। उसके लिए ये जो बहुत सारी चीजें होती है, लॉन्ड्रिंग की बातें, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, दूसरी चीजें होती है, तो उस पर रोकथाम के लिए इससे बहुत कंट्रोल रहेगा। इंपॉर्टेंट बात इनाम साहब, मैं प्रोबेबली इस बात पे एक और सवाल आपके पास है, लेकिन उससे पहले मैं एजाज साहब एक पॉइंट इनाम साहब ने यहाँ पे उठाया है कि ये जो पैसा मेरे वॉलेट में रहेगा CBDC, इस पे मैं कंपेयर टू फिजिकल कैश, इस पे मैं इंटरेस्ट या एनी गेन्स नहीं कमा रहा हूं जब ये मेरे पास है। और दूसरी चीज, इसको कपल करता हूं मैं इस सवाल से कि इनाम साहब ने कहा कि ये फोर्स ही कर रहे हैं कि मे बी डिजिटल जो है, डिजिटल CBDC जो आ रहा है, ये उस अंदाज में नहीं आएगा जिस अंदाज में CBDC वुड काइंड ऑफ हैव मोनोपोली ओवर, बट अगर मैं ये समझने की कोशिश करूं, अगर इसको रिप्लेस ही करना है फिजिकल कैश, तो इट वुड बी एज गुड एज UPI, बिकॉज देन एग्जैक्टली वही चीज होगी जो इस वक्त UPI में। तो एक चीज ये समझा दे कि हाउ इट विल बी बेनिफिशियल ये हो के भी कि फिजिकल कैश हटा के ये बैंकिंग थ्रू के जाएगा। दूसरी चीज ये समझा दें कि मैं फिजिकल कैश क्यों लूं जहां पे मुझे सेविंग वाला गेन भी नहीं मिल रहा है और ये पड़ा बैठ रहा है, और ऐसी चीज नहीं है कि इन्फ्लेशन नहीं हो रही है इसकी वजह से। प्लीज ये एक्सप्लेन करें। जो बैंकिंग सिस्टम है उसके बहुत से फंक्शंस होते हैं, डिपॉजिट रेज करना, क्रेडिट देना, और उनमें से एक फंक्शन होता है पेमेंट सोल्यूशंस। ये वाली चीज जो है खाली पेमेंट सोल्यूशंस का काम है, ना तो इसमें लेंडिंग होगी ना बोरोइंग होगी। इट विल बी अ सोल्यूशन फॉर मेकिंग पेमेंट्स। लिक्विडिटी सिस्टम आपकी जेब में आती है थ्रू मोबाइल फोन, आप एकदम से इसको विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। दैट इज द ओनली
कॉम्प्लीमेंटिंग, जैसे कि बिल्कुल सही कहा कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो पीपल विल प्रेफर टू स्टिल कीप इन सेविंग्स अकाउंट बिकॉज इट्स अर्निंग एटलीस्ट 4% और 3.5% वॉट, इसमें वो भी नहीं है। तो अब इंपॉर्टेंटली आप देखें कि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो एक स्टार्ट में अगस्त में पहले रिलीज हुआ था। एक तो एनपीसीआई था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें नेशनल हेल्थ के जो बड़े इदारे थे वो भी थे। वाई? बिकॉज ये चीज पहले इशू की जाएगी एज ए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बहुत सी स्कीम्स जो है जी, जैसे कि हेल्थ कार्ड है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी टू द पीपल और दिस दे विल बी गिविंग e-rupee coupons. Right. So since this is a programmable money, which is very important to understand, it's a programmable money. बहुत सारे टाइम क्या होता था कि बहुत सारी सरकार की स्कीमें होती थी, उनको पैसे दिए जाते थे लेकिन एंड यूज ऑफ फंड समझ नहीं आता था। Exactly. तो इसमें एंड यूज ऑफ फंड्स प्रोग्राम किया जा सकता है। दिस मनी विल ओनली बी यूज्ड एट ए पर्टिकुलर वेंडर, सरकारी अस्पताल, दिस अस्पताल ऐसे, या एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज को जैसे ट्रैवल कूपन्स देते हैं या फूड कूपन्स देते हैं। दिस इज प्रोग्रामेबल मनी, सो दैट इज वन अमेजिंग एडवांटेज एंड दिस कैन बी डिस्ट्रॉयड ऑल्सो। मीन्स फॉर एग्जाम्पल सरकार को लगा कि हमने पैसे दिया एमजी नरेगा में और उसमें बहुत सारा फंड्स अनयूटिलाइज्ड है, सो दे कैन इवन डिस्ट्रॉय दैट मनी. So this is a programmable money. Okay. So that is how the control with the system, which is actually beneficial for the system, even for the people. क्योंकि बहुत सारा लीकेज सिस्टम में थी, जो भी हमारी सब्सिडीज, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह है, तो सरकार का यही मकसद भी है कि ई-रुपी को वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू पहले लाया जाए. अभी तो खैर ये खाली इसके दो टाइप्स है, एक होलसेल है, एक रिटेल है. अभी सिर्फ होलसेल में चल रहा है. मीन्स आपने में सुना होगा कि बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डिपॉजिट करना पड़ता है, या बैंक्स आपस में ट्रेड करते हैं, मेरे बैंक टू बैंक. हाँ, जैसे कोई बैंक लेंगे, एसबीआई बैंक है, उसके पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, वो ओवरनाइट में लैंड करता है बाकी बैंक्स को जहां पे शॉर्टफॉल है या कहीं शॉर्टफॉल है, वो बोरो करते हैं, जिसको मनी मार्केट बोलते हैं. उसमें इसको एलो किया गया है. अभी प्रेजेंट स्टेटस है कि इंटर बैंक और विद आरबीआई जो बॉन्ड सिक्योरिटीज है उसमें एलो किया, बिकॉज दिस इज प्रोग्रामेबल एंड ईजी. और इसमें वो आपको डिटेल्स इनाम साहब बताएंगे कि हाउ मेनी बैंक्स एंड हाउ मेनी सिटीज आर अलाउड. लेकिन इवेंचुअली ये डायरेक्टली आप जैसे अभी यूपीआई वगैरह यूज करते हैं, डायरेक्टली उस स्टेज में नहीं आएगा. ये पहले वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू आएगा. द मोमेंट दैट हैपेंस देन मे बी नेक्स्ट स्टेज विल बी. अगर इनाम साहब, एक तो ये चीज जब मैं एजाज साहब से सवाल पूछ रहा था, प्रोबब्ली यू हैड अ पॉइंट, वो भी आप कर लें. और दूसरा सवाल ये कि अभी तक की डिस्कशन में मुझे रेगुलेटर या सर्विस प्रोवाइडर का बेनिफिट समझ आ चुका है, विच इज क्लियर एंड एविडेंट कि उसके ऑपरेशंस स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग बड़ी स्ट्रीमलाइन हो रही है, वो इसको लास्ट अपनी डेस्टिनी पूरा एंड टू एंड इसको प्रोसेस को देख पा रहा है. बट काइंडली ये भी बता दें कि हम जो हैं इसके क्या बेनिफैक्टर हैं, कि बेनिफिशियरी हैं, आवाम कस्टमर जो एंड यूजर इसका है वो क्या बेनिफिशियरी, क्योंकि उसकी बेनिफिट मुझे अभी समझ नहीं आई है कंपेयर टू यूपीआई और जो अभी तक के डिजिटल मैकेनिज्म्स हैं. प्लीज देखिए, जब एक सिस्टम से स्ट्रीमलाइन हो जाता है तो एक मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर से जो के साथ साथ से जो सर्विस अवेल करता है उसके लिए भी ये ईज हो जाती है. बैंकिंग ग्लिच, दूसरी चीजें जो आती थी वो सब के लिए, मतलब अगर सर्विस प्रोवाइडर के साइड से वो प्रॉब्लम थी तो वो कस्टमर के लिए भी प्रॉब्लम होती है. तो एक स्मूथ अगर सिस्टम इससे हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो कस्टमर के लिए भी हो जाएगा. दूसरा ये है कि इसमें और एक बेनिफिट जो कस्टमर के लिए है कि वो कैश को आपको जिस तरह से गोल्ड, दूसरी चीजें, उनका जो एक आपको सिक्योरिटी, मतलब आपको उसके लिए एक ध्यान रखने की जरूरत होती है, उस लिहाज से इसमें थेफ्ट और दूसरी चीजों का ये नहीं रहता है. हाँ, तो इसीलिए भी क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पायलट सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक जो है उसने सीबीडीसी इसको जो करेंसी है उसको पायलट के तौर पे 5 सिटीज में भी चालू किया है. और उसमें से 50,000 कस्टमर्स को और 5,000 मर्चेंट्स को. मर्चेंट्स हुए डिफरेंट सेलर्स. फॉर एग्जांपल कल मैं देख रहा था कहीं पे चांदनी चौक में उसको किसी छोले भटूरे वाले को उसको इसका एक वैलेट दिया है टू सी. इसी तरह से उस एरिया में से कुछ बैंक्स को प्रोवाइड किया कि आप सर्टन कुछ लोगों को, अपने कस्टमर्स को, तो उस पायलट प्रोजेक्ट में वहां पे चल रहा है. अभी कुछ लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, मोस्टली जो लोग कर रहे हैं अभी ट्रांजैक्शन, इसमें कुछ इश्यूज भी आते हैं, कुछ ग्लिचेस आते हैं, मे बी आगे वो दूर हो जाएंगे. क्या है अभी की ये जो करेंसी है, डिजिटल करेंसी, डिजिटल ई-रुपी, ये एग्जैक्टली सेम डिनोमिनेशंस में जैसे हमारे पास है. 1 रुपए का नोट है या कॉइन है, 2 रुपए है, 5 रुपए है, 10 रुपए है,
20 रुपए है, 50 रुपए है, 100 है, 500 है। ओके। तो सिमिलर डिनोमिनेशंस में ये डिजिटल करेंसी। तो जब लोग जाते हैं, अभी मैं यूपीआई पेमेंट करता है, कोई बंदा बोलता है मुझे, कोई किसी सेलर के पास मैंने कुछ खरीदा, वो बोला 58 रुपए आपके आए, तो मैं यूपीआई से डायरेक्टली 58 टाइप करता हूं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, मुझे 50 का करना है ट्रांसफर, 5 का करना है, 2 का करना है, 1 का करना है। तो अभी ये मतलब ऐसे सारे इश्यूज आ रहे, तो इस तरह से टेक्निकलिटीज ये शायद ठीक हो जाएंगी। तो मतलब ये एक इशू इसमें अभी आ रहा है, मतलब ये एक अभी तरीका। बट अदरवाइज आप कह रहे हैं, अदरवाइज जैसा कि आपने पहले कहा, लेट मी रिपीट इट अपने नाजरीन के लिए, कि ये अगर रेगुलेटर मेजरली अगर जनरली ये सिस्टम के लिए ठीक है, तो अभी बिकॉज ये पायलट में है, तो आइंदा जाके शायद ऐसा भी देखेंगे कि कंज्यूमर्स के लिए पहले तो हमें सिक्योरिटी के पैसा कहीं स्टोर नहीं करना पड़ता, ये खतरा नहीं है कि कोई जेब मार लेगा। सबसे बड़ी एडवांटेज, यू डोंट नीड ए स्मार्टजोन एंड इंटरनेट। एग्जैक्टली, जो आपको अदरवाइज कंटेम्परेरी जो भी फोन होगा आप उसको यूज कर सकते हैं और इससे कर सकते हैं। अजय साहब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे पास चंद लम्हात हैं। एक सवाल, क्या ई रूपी यहाँ स्टार्ट हुआ है, इससे पहले भी जैसा आपने बहुत कंट्रीज का नाम लिया जी कि उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया है या शुरू करने जा रहे हैं या चल रहा है, तो आप काइंडली हमें कोई एक एग्जांपल बता के दिखाएं कि जहां ये चल रहा है एंड इट हैज एक्चुअली इट्स अ सक्सेस। Brazil as well as Chinese yuan both are working smoothly. Okay. And they were more उनमें एक ज़्यादा ऑब्जेक्टिव था कि वहाँ की जो पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से अडॉप्ट कर रही थी क्रिप्टो करेंसीज विच वर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल। सो उसमें रिटेल, जैसे कि एक करेंसी है टीथर का, आपने नाम सुना होगा, टीथर इज लिंक्ड टू यूएस डॉलर, उनको स्टेबल कॉइन्स भी बोलते हैं, हालांकि वो सेंट्रल बैंक इशूड नहीं है, लेकिन कुछ स्टेबल कॉइन्स भी आए। स्टेबल कॉइन्स की अडॉप्शन काफी ज्यादा रही बिफोर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, स्टेबल कॉइन्स आए क्योंकि वो फिएट करेंसीज के साथ लिंक थी उनका वैल्यू, तो उनकी अडॉप्शन देखी गई काफी बेहतर है। वॉलेटिलिटी कम थी सेंट्रल बैंक्स का, बिकॉज दे कंट्रोल अदर करेंसीज, फिएट करेंसी के साथ इनका मैप होता था। तो ये आइडिया बड़ा पिक किया इन कंट्रीज ने, और अभी बहुत सारे रिटेल चेन्स, इवन कंजम्पशन ड्रिवन, जो भी, जैसे मैं चाइना की बात की, वहां पे डिजिटल युआन अच्छा खासा जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, दैट इज वर्किंग स्मूथली। ब्राजील में देयर इज दिस वन कंट्री एल सल्वाडोर, दे इन फैक्ट अनाउंस्ड बिटकॉइन एज देयर ऑफिशियल करेंसी। वहां पे बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स ने इशू की स्टेबल कॉइन्स लिंक्ड विद डॉलर यूएसडी, बट दैट गवर्नमेंट आल्सो इज कमिंग अप विद इट्स ओन करेंसी। तो ऑलमोस्ट 80% बैंक्स, लाइक आई सेड, सेंट्रल बैंक्स have either issued or working on the project, or in the process of, and India is one of the pioneers in all top 10 countries which have come up with so soon, and maybe it will mainstream to the consumers very shortly. Cool. बहुत बहुत शुक्रिया अजय साहब। इनाम साहब, आपने बखूबी हमारे नाजरीन के लिए बड़ी आसान ज़बान में डिजिटल करेंसी ई रूपी या सीबीडीसी को बताया। नाजरीन, रिकैप में मैं ज़रा आपको बता दूं कि आज हमने जो डिस्कशन की है वो सीबीडीसी के मुतालिक थी। ई रूपी के मुतालिक जो अभी पायलट स्टेज में है, ये अभी फुल फ्लेज्ड इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट आइंदा इसके बड़े अच्छे मुस्बत चांसेस हैं कि ये फुल फ्लेज्ड पूरी कंट्री में, अभी ये कुछ बैंक्स के थ्रू, जैसा इनाम साहब ने कहा, और कुछ सिटीज़ में ये इम्प्लीमेंट हुआ है, और आइंदा जाके इसका ये फेज़ 1 है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि फेज़ 2 में इसे और वाइड स्प्रेड किया जाए। तो नाज़रीन, आज हमने ई रूपी के बारे में बात की। हमारे साथ मनी मैटर्स में जुड़े रहिएगा मॉनेटरी इकोसिस्टम पे नज़र बनाए रखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।